चैप्टर 16 डू यू नो हु इज शी। कैस्टल के बाहर निकलकर काशवी उस दुनिया के लोगों की सोच को और उनके बिहेवियर को एक आम लड़की की तरह देखने के लिए आई थी। लेकिन सड़क के किनारे बने एक बड़े से पार्क में लगे हाइट व्हील झूले को देखकर वो उस पार्क की तरफ बिना राइट लेफ्ट देखे भागने लगी, जिसकी वजह से काशवी एक हटे कट्टे आदमी से टकरा चुकी थी। अपनी हैरानी से भरी आंखों से देख रही काशवी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने मुंह से निकालने वाले शब्दों को मुंह में ही रोकते हुए हेजिटेटेड वॉइस में बोली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी ही गलती थी, मैंने आपको देखा नहीं और लापरवाही में आपसे टकरा गई। सामने खड़े उस आदमी ने काशवी को गुस्से से घूरा, जिसे देखकर काशवी अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगी। What did you say just now? देख कर चलूं, और वो भी मैं, मोटी भैंस जैसे शरीर के साथ तुम मुझसे टकराए हो और उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रही हो। उस आदमी ने काशवी की माफी को अनसुना करके उससे डराने के लिए ये बोला। मार्शल आर्ट की सबसे घातक टेक्निक ताइक्वांडो की बेस्ट स्टूडेंट काशवी उस हटे कट्टे आदमी से डर नहीं रही थी। वो चाहती तो उस आदमी को एक पल में ही एक धोबी पछाड़ में ही तारे दिखा देती, लेकिन इस समय वो ऐसा करके सबकी नज़र में नहीं आना चाहती थी। अपने लिए मोटी भैंस सुनकर काशवी ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। देखिए मिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक आपकी भी थी। इसे सड़क के किनारे पर आप भी इसे अपना बाप का रोड समझकर चल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी गलती को छोड़कर आप माफ़ी मांगी। मार तुम में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, एक लड़की की ऐसे सबके सामने उसे भैंस बोलकर इंसल्ट कर रहे हो। काशवी ने आसपास मौजूद लोगों की भीड़ को देखकर उस आदमी से गुस्से में कहा, शून्य शून्य, माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था किसी लड़की की इंसल्ट करने का, और आज तो मैंने किसी भी लड़की की इंसल्ट नहीं की। और दूसरी बात, मुझे तो कहीं भी कोई लड़की नजर नहीं आ रही जिसकी मैंने इंसल्ट की हो। अच्छा, कहीं तुम अपने आप को ही तो लड़की समझने की गलती नहीं कर रही? अगर कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम दिखाने में सिर्फ एक चबी गर्ल या मोटी भैंस से ज्यादा कुछ भी नहीं। उस आदमी की लास्ट की बात सुनते ही काशवी की आंखों में हिस्सा उमड़ आया और वो अपने आपे से बाहर हो गए। उसने अपने मेड के लंबे आउटफिट को अपने दोनों हाथों से हल्का ऊपर की तरफ उठाया और हवा में एक ऊंची छलांग लगाते हुए काशवी ने अपने राइट पैर की पैनी हील से एक लात मारी। एक जोर की चीख के साथ वो आदमी अपने लंबे चौड़े और हटे कट्टे शरीर के साथ अपने बिगड़ते बैलेंस के साथ जमीन पर पड़ा दिखा। उस आदमी के मुंह से खून निकलते लगा था, शायद उसमें मुंह का एक दांत भी टूट चुका था। लेकिन उस आदमी को जोर की कीक मरते वक्त काशवी का चेहरा वहां खड़ी भीड़ ने साफ साफ देख लिया था। क्या तुम्हें किसी ने इतने मैनर्स नहीं सिखाए कि एक लड़की को कभी भी मोटी नहीं बोलना चाहिए? खैर, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा क्यों। और अगर दोबारा किसी गोल मटोल लड़की को देखो तो उसे मोटी बोलने से पहले मेरी ये जोर की लात याद कर लेना जो अभी अभी तुम्हारे चेहरे पर पड़ी है। काशवी ने उस आदमी को अपनी पिठ के बल जमीन पर दर्द से तड़पता देखकर उसे तेज आवाज में वार्निंग दी, जिसे सुनने के बाद उस आदमी की दर्द से भरी कराहने की आवाजों के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा था। काशवी जैसे ही अपने सेंस में आए, उसे एहसास हुआ कि वहां की भीड़ उसे ही हैरानी से घूरे जा रही थी। काशवी ने भीड़ की नजरों को अपने ऊपर महसूस करते ही खुद से कहा, अरे नहीं, मैं तो भीड़ के बारे में भूल ही गई। आकर किसी ने मुझे पहचाना किया तो कैस्टल से बिना सिक्योरिटी के बाहर निकले के लिए मेरे साथ साथ जानवी को भी पनिशमेंट मिलेगी। काशवी ने जल्दी से क्यूटी को अपनी गोद में लिया और उस भीड़ की नजरों से भागते हुए उस पार्क में आ आए, जहां वो बड़ा सा हाई व्हील झुका लगा हुआ था। थैंक गॉड, मुझे किसी ने पहचाना नहीं और मैं वक्त रहते उस भीड़ की नजरों से बच गई। काशवी ने अपने पीछे चेक करते हुए गहरी सांस ली कि कहीं कोई भीड़ में से उसका पीछा करते हुए तो नहीं आ रहा। क्यूटी, यहाँ के लोगों में सच में मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है। ऊपर से तुमने देखा, वहां इतनी सारी भीड़ खड़ी थी, मगर किसी ने भी आगे आकर मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। अगर अभी हम अपनी दुनिया में होते और कोई लड़का अगर किसी लड़की को सिटी मार के छेड़ देता तो लड़की को किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां की पब्लिक उसे गंदे कपड़े की तरह धूमरती। काशवी ने वहां के लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाते हुए पांडा के बच्चे से कहा, काशवी भूल मत, ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। यहाँ वही शेर होता है जो शरीर से और दिमाग से स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हुआ जो तुमने मार्शल आर्ट सीख रखी थी, वरना ना जाने वो आदमी क्या करता। पांडा के बच्चे ने ये बोलते हुए काशवी के शरीर में पसीना महसूस किया और उससे दूर होते हुए बोला, काशवी, भागने की वजह से तुम्हारी बॉडी में से पसीना आ रहा है, मुझे नीचे उतारो। काशवी ने क्यूटी को नीचे उतरा और अपने घुले बालों को समेटकर जुड़ा बनाने लगी। अब चलो उस झूले में बैठकर शहर को ऊंचाई से देखे, वैसे भी अभी भीड़ कम है, कौन मुझे पहचानेगा भी नहीं। काशवी ने टोकन लेते हुए पांडा से कहा।
और उस ऊंचे व्हील झुके पर बैठ गई। वही जिस आदमी को काशवी ने सबक सिखाया था, उसे कुछ लोग सहारा देकर उठा रहे थे। भीष्म, तू तो इतना ताकतवर है। बॉक्सिंग क्लब में तूने ना जाने कितने ही मेडल और ट्रॉफी जीतकर अपना नाम बनाया है, और आज तू सिर्फ एक मोटी लड़की की एक किक से हार गया। अब तेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। भीष्म के एक दोस्त ने उसे टोंट मारते हुए कहा। दूसरे दोस्त ने कहा, लोगों को छोड़, अब तो हम भी तुझे अपना दोस्त कहने से शर्मिंदा महसूस करेंगे। तुझे पता है, उस मोटी लड़की ने सबके सामने तुझे डिफीट करके ना मर्द साबित कर दिया है। भीष्म एक 31 साल का आदमी था, जो बॉक्सिंग क्लब का ऑनर होने के साथ साथ कभी भी किसी से ना हारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हुए था। लेकिन आज काशवी की एक किक ने उसके सारे रिकॉर्ड और घमंड को तोड़ दिया था। अपने दोस्तों की बात भीष्म को बहुत चुभ रही थी, लेकिन इस समय वो दर्द की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। उस मोटी लड़की ने अचानक मुझे किक करके घायल कर दिया था, वरना मैं उससे कभी नहीं हारता। बस एक बार वो मुझे दोबारा कहीं दिख गई तो मैं उसे भूखे शेर के सामने फेंक दूंगा मारने के लिए। भीष्म ने इतना बोला ही था कि उसके सामने एक आदमी अपने कोल्ड ओरा के साथ खड़ा हो गया और अपनी ग्रेटिंग वॉइस में बोला, भूखे शेर, हा, डू यू नो हु इज शी? उस आदमी के मुंह से ये शब्द सुनकर ही भीष्म के साथ साथ उसे सहारा दिए खड़े उसके दोस्त भी अपने आसपास का ओरा खतरे से भरा हुआ महसूस करने लगे। लेकिन शायद आज उस भीष्म की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जो काशवी से टकराने के बाद अब वो ऐसे इंसान से टकरा चुका था जो शायद रूथलेस होने के साथ साथ पावरफुल भी था। सफेद थ्री पीस सूट और ब्लॉक ओवरलेप लॉन्ग कोट पहने उस आदमी की नीली आंखें भीष्म को ही डेंजरस ओरा के साथ घूर रही थी। उस नीली आंखों वाले आदमी ने अपने पीछे खड़े ब्लॉक यूनिफॉर्म वाले अपने गार्ड से बेहद राविजिंग विनस्कारी वॉइस में कहा, डू टू देम द सेम थिंग दे वर टॉकिंग अबाउट डूइंग टू माई गर्ल। जस्ट 17 द स्ट्रॉन्ग विंड। भीष्म के साथ साथ उसके दोनों दोस्तों को भी अब काशवी को मोटी बोलने की पनिशमेंट मिल रही थी। अब उन तीनों को भूखे शेर के सामने फेंका जाना था। ये सोचते हुए ही भीष्म और उसके साथियों की जान डर से निकली जा रही थी। उनके पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उनके सामने खड़ा वो नीली आंखों वाला आदमी उन्हें माफ कर दे। लेकिन शायद भीष्म और उसके साथी उस नीली आंखों वाले आदमी को और उसकी दहशत से पहले ही वाकिफ थे। उन्हें पता था कि उनके सामने खड़ा आदमी एक बार जिसकी मौत का ऑर्डर दे दे तो खुद यमराज को भी उसकी जान लेने आना पड़ता है। योर हैंड्स, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो लड़की आपकी। उन तीनों ने अपने सामने खड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी को देखते हुए इतना कहा ही था कि उनकी शेकी वॉइस डर से उनके मुंह में ही रुक गई। जब सामने खड़े आदमी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए ग्रेटिंग वॉइस में कहा, कॉल हर मिसेज तनवीर क्वीन, शी इज द वन लव ऑफ माई लाइफ। तनवीर की ग्रेटिंग वॉइस में जो शब्द उन तीनों के कान में पड़े वो सुनकर उनके पैरों के तले जमीन गायब हो गई। दुनिया में अपनी विजय का डंका बजाने वाला तनवीर डोमिनेटेड शासन के साथ अपने नाम से ही सबको डर से भर देने वाले किंग तनवीर ने कभी भी किसी भी बड़े से बड़े किंगडम की सुंदर से सुंदर राजकुमारी की तरफ एक नज़र देखा तक नहीं, जबकि कितने ही राजाओं ने तनवीर से अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश की थी। इस लालच में को उनकी बेटी शिवकोटी के साथ साथ तनवीर की विजय का हर एक राज्य की क्वीन बन जाएंगी। हर कोई जानता था कि तनवीर ने जिस किसी राज के ऊपर भी चढ़ाई की वो राज तनवीर की विजय का प्रमाण बना है। लेकिन तनवीर ने कभी भी किसी भी तरह से किसी राज्य को जीतने के लिए वहां की राजकुमारियों के साथ शादी करने का नहीं सोचा और ना ही किसी भी लड़की को अपने करीब आने दिया। तो फिर आज द ग्रेट टायरेंट किंग तनवीर एक मामूली से मेड के कपड़े पहने मोटी और चबी लड़की को अपनी क्वीन कैसे बोल सकता है? उन तीनों की आंखों में तनवीर की बात सुनकर हैरानी साफ पता चल रही थी। गो टेक देम एंड थ्रो देम इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। तनवीर ने ये बोलते हुए अपने अदमियों को देखा जो भीष्म और उसके साथियों को पकड़े खड़े थे। अपनी हाथ में पहनी डायमंड वॉच में टाइम देखकर तनवीर ने भीष्म के चेहरे को देखकर कोल्ड वॉइस में आगे कहा, कीप इन माइंड दैट द हंग्री लायन ईट्स दीज 3 मैन विद प्लेजर एंड देयर स्क्रीम्स आर हर्ड थ्रू आउट द फॉरेस्ट। ये बोलते हुए तनवीर की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिख रहा था, जैसे वो उस गुस्से से ये बताना चाहता हो कि उसे मोटी बोलने की गलती माफ करने लायक नहीं, उसकी सजा सिर्फ मौत है, वो भी भयानक मौत। नहीं, हमें नहीं मरना, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई। उन तीनों अदमियों ने तनवीर से माफी मांगते हुए कहा, लेकिन उनकी डरी हुई और जिंदगी की भीख मांग रही आवाज को तनवीर पूरी तरह इग्नोर करके उस पार्क की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया जहां काशवी बड़े से झूले पर झूलने के लिए गई थी।
अभी तो दोपहर के 12 ही बज रहे थे, लेकिन अचानक से आसमान में काले बादलों ने अपनी जगह पाना ली थी। ऊपर से वहां का बहाव भी तेज हो रहा था, जैसे अब बारिश के साथ तूफान भी आने के लिए बेकरार हो। तनवीर उस बड़े से व्हील झूले को तेजी से अपनी स्पीड में किसी घड़ी की सुई की तरह घूमते देख रहा था। उस झूले के हर एक सीट को तनवीर अपनी तेज नज़र से देख रहा था, लेकिन एक तो उस झूले की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे काशवी उसमें नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हवा में उठ रही डस्ट उसकी आंखों में जा रही थी। काशवी, मौसम खराब हो रहा है और हो सकता है जल्द ही बारिश भी आ जाए। हमें जल्द से जल्द इस झूले से उतरना होगा, अदरवाइज हम डेंजर में पड़ जाएंगे। झूले में काशवी की गोद में बैठे क्यूटी ने बिगड़ते मौसम को देखकर कहा। काशवी, जो पहली बार इतने बड़े झूले पर झूलने का मजा ले रही थी, उसने एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटमेंट, आई एम वेरी एंजॉइंग राइट नाउ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर कैसा है, मैं तो अपनी राइड पूरी करके ही नीचे उतरूंगी। और वैसे भी ये व्हील झूला ऑटोमेटिक है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जब तक पूरे 29 राउंड नहीं हो जाते ये स्टॉप नहीं होगा और ना ही हम नीचे उतर पाएंगे। काशवी तो बस अपनी राइड के मजे लेने में इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसे खराब मौसम की कोई परवाह ही नहीं थी। काशवी, अपनी एक्साइटमेंट को बंद करो और बात को समझो। अगर बारिश और तूफान आ गया तो सर्कमस्टांस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पांडा के बच्चे ने घबराहट भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। काशवी ने अब बात की सीरियसनेस को समझा और उस झूले को रोकने के लिए चिल्लाने लगी। रोको रोको, मुझे नीचे उतरना है। आई सेड स्टॉप द व्हील। कोई सुन पा रहा है मेरी आवाज? रोको इसे। काशवी ने अपनी पूरी ताकत से ये चिल्लाते हुए कहा था, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। काशवी ने मासिन से टोकन निकालते वक्त उस झूले में लगे टाइमर को तो देखा था, जो कि 20 मिनट का था, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो व्हील जब तक अपना टाइम पूरा ना कर ले उसे रोका नहीं जा सकता था। काउंटर पर ये वर्निंग साफ वर्ड में लिखी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना ज्यादा एक्साइटमेंट या खुशी कभी कभी हमें कुछ देर के लिए गुमराह कर देती है। लेकिन अब इसमें काशवी की क्या गलती? मुसीबत तो कभी भी किसी भी सूरत में आ सकती है। जैसे इस बार खराब मौसम के रूप में आई थी। काशवी की आवाज नीचे खड़ा तनवीर भी सुन पा रहा था। उसने काउंटर के आप जाकर वहां बैठे एक आदमी से सख्त आवाज में कहा, स्टॉप दिस व्हील राइट नाउ। वो आदमी खुद भी उस व्हील को रोकना चाहता था। आखिर खराब मौसम का अंदाज तो उसे भी हो रहा था और वो अपने उस बड़े से झूले में बैठे लोगों की जान को भी खतरे में नहीं डाल सकता था। उसने अपने सामने चल रहे टाइमर को देखते हुए घबराते हुए आवाज में कहा, देखिए सर, मैं इसे नहीं रोक सकता जब तक कि पूरे 20 मिनट नहीं हो जाते। उस आदमी की बात सुनकर तनवीर ने उस काउंटर पर बैठे उस आदमी को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए हवा में उठाकर पटक दिया और नागिंग फीलिंग्स के साथ बोला, ब्लडी यूजलेस। ये 2 शब्द बोलते हुए तनवीर ने खुद उस काउंटर के अंदर आकर उस टाइमर को घूर के देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस व्हील को मैनेजर कर रही मशीन को एक मुक्का मारकर तोड़ दिया। एक बार भी तनवीर ने ये नहीं सोचा कि इससे व्हील में बैठे लोगों की जान कितने बड़े खतरे में पड़ जाएगी। हो सकता है वो व्हील अपनी घूमने की रफ्तार की दिशा में लुढ़कना चालू कर दे या फिर वो पलट जाए या इससे भी बुरा कुछ, लेकिन इन सभी सूरत में उस व्हील में बैठे लोगों की जान एक पल में जा सकती थी। तनवीर के मुक्का मारने से वो पूरी मासूम चिंगारी छोड़ने लगी और व्हील से अपना कंट्रोल खो बैठी, जिसकी वजह से वो व्हील जो अपनी फुल स्पीड से क्लॉकवाइज घूम रही थी, उसकी स्पीड अचानक से धीमी होने लगी। जैसे सोचा था ये तो उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। व्हील न ही पलटी और ना ही अपनी जगह से कुल्की, बस अपनी स्पीड खोकर अब स्लो हो गई थी। बारिश की बूंदें जमीन को अपने होने का अब एहसास करवाने लगी थी। हवा की वजह से और आसमान से गिरती बारिश की वजह से तनवीर को अभी तक काशवी को देखने में दिक्कत हो रही थी। व्हील जब रुकी थी तब काशवी की ही सीट सबसे टॉप पर रुकी थी, जो जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर थी। ये इत्तेफाक था या किस्मत, जो प्रकृति खुद काशवी और तनवीर की पहली मुलाकात मुश्किल बना रही थी। बारिश की बूंदें काशवी के ऊपर पड़कर उसे ठंड की गोद में भेज रही थी और तेज हवा उसे जमीन पर गिरने के डर से भर रही थी। एक हाथ से क्यूटी को मजबूती से पकड़े दूसरे हाथ से अपनी शीट के सामने लगे रोड को पकड़े काशवी अपनी आंखें बंद किए घबरा रही थी। अगर परेशानी या डर किसी आदमी से लगाता तो काशवी उसका मुंह तोड़कर खुद को बचा सकती थी, लेकिन जमीन और आसमान के बीच ऊंचाई पर बारिश से भीग रही काशवी डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। काशवी के साथ साथ उस व्हील में जितने भी गिने चुने लोग बैठे थे, वो भी डर से चीखने और चिल्लाने के अलावा सिर्फ भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना ही कर सकते थे।
लेकिन काशवी के अलावा शायद और किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि तनवीर उन्हें बचाने के लिए कुछ सोचता या करता। काशवी एक तो बारिश में भीग चुकी थी, दूसरा उसे डर की वजह से बारिश में भी पसीना आ रहा था। वही उस व्हील के रुकने से तनवीर अपनी तेज आंखों से बारीकी से एक एक सीट को घूर रहा था। कुछ देर बाद तनवीर ने बारिश को चकमा देकर उस मूसलाधार तूफान ने भी काशवी को 100 फीट ऊंचाई पर भी देख लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी के साथ चमक आ गई। अपने आसपास देखते हुए तनवीर ने उस व्हील पर चढ़ना शुरू कर दिया। किसी बंदर की तरह वो सब लोगों को पूछे डर से चिल्लाता छोड़कर ऊपर काशवी की सीट के पास पहुंच गया। काशवी के खुले बाल जो अब पूरी तरह से गीले हो चुके थे, उसके शरीर से लिपटे थे। उसकी आंखें बंद थीं और होठ ठंड से कांप रहे थे। काशवी को अचानक से अपने पास गर्मी महसूस होने लगी, जैसे उसके पास भरी बारिश में किसी ने आग जला दी हो। अपनी पूरी ताकत से क्यूटी को पकड़े हुए काशवी ने खुद से कहा, ये अचानक से मुझे गर्माहट कैसे मिलने लगी। काशवी ये सोच ही रही थी कि बारिश में भूख चुके तनवीर की एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, माई लिटिल डॉल, यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इन 2 वीक्स। तनवीर ने बोलते हुए काशवी के करीब आकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। तारांकन। वैसे तनवीर काशवी को देखकर और भी कुछ बोल सकता था, लेकिन शायद काशवी का वेट लॉस्ट होने से उसका ध्यान सीधे इसी बात पर गया। अब बारी है काशवी के रिएक्शन की, तनवीर को अपने सामने देखकर वो कैसे रिएक्ट करती है। वैसे काशवी मुझे गोल मटोल ही अच्छी लगती है, और तनवीर को भी, तो प्लीज़ उसे शून्य फिगर में देखने की उम्मीद को थोड़ा कम कर दीजिए। 18 टायरेंट किंग और चबी गर्ल की फर्स्ट किस। काशवी तेज हवा और बारिश में अपने पास अचानक से वार्मनेस महसूस करने लगी थी। इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोलती उसके हाथ पर उसे किसी और का हाथ महसूस हुआ और उसी के साथ ही ट्रेम्बलिंग वॉइस में उसके कानों में कुछ शब्द गए। 2 वीक्स में तुमने काफ़ी वेट लॉस्ट कर लिया। काशवी के कानों में ये आवाज़ गई ही थी कि उसने अपनी आंखों को चौंक कर बड़ी कर लिया और अपने हाथ को पकड़े बैठे तनवीर को बौखलाए हुई सी देखने लगी। उसकी आंखों में तनवीर को अपने साइड में जामनी से 100 फीट ऊपर देखकर हैरानी का समुद्र था और सवालों की पूरी किताब थी। लेकिन उसने अपने सर को झटका और अपने सबसे पहले सवालों को अपनी लड़खड़ाती हुई और ठंड से कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे। काशवी की आगे की बात उसके मुंह में ही रुक गई जब तनवीर ने उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को ले जाकर उसके हाथों पर अपनी उंगली रख दी और उसे चुप करवाते हुए बोला, शू आई डोंट लाइक देम हु फॉरगेट मी आफ्टर मीटिंग मी। उद्धरण चिन्ह। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी के चेहरे को अपनी नज़रों में बसाते हुए जी भर कर देखा और ठंड से कांपते उसके शरीर को देखकर तनवीर ने अपना काशवी को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन काशवी ने उसे खुद से दूर पुश करते हुए घबराहट भरी आवाज़ में कहा, देखो मिस्टर, मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो या फिर सडनली इस आंधी तूफान में इतनी ऊंचाई पर कहाँ से आ गए। लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे करीब आने की या मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा दूंगी, उसके बाद अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वैसे अगर तुमने मुझे यकीन नहीं हो रहा हो तो एक नज़र झूले से नीचे झांक कर देख लो, अगर गलती से भी गिर गए तो सर किसी तरबूज की तरह फूट जाएगा। काशवी ने तनवीर को भले ही डराने के लिए ये सब बोला हो, लेकिन वो खुद इस समय डरी हुई थी और ऊपर से तनवीर का ओरा उसे और डरा रहा था। तनवीर काशवी को बिना कुछ कहे बस देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल भी थी। काशवी ने पांडा के बच्चे से घिरे से पूछा, क्यूटी ध्यान से देखो इसे, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है या पुरानी काशवी इसे जानती थी। उद्धरण चिन्ह। पांडा का बच्चा कब से तनवीर को ही देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तनवीर की कोई भी इन्फोनेंस नहीं आ रही थी। काशवी, मुझे नहीं लगाता काशवी इसे जानती होंगी, अगर जानती तो उससे जोड़े जितने भी लोग तुम्हारे सामने आएंगे उनके बारे में मुझे अपने आप ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मगर इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्यूटी ने तनवीर को घूर कर देखते हुए अपने दिमाग पर जोर दिया। काशवी ने क्यूटी को अपनी गोद में कसकर पकड़ कर कहा, क्यूटी, अगर काशवी इसे नहीं जानती तो फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि 2 हफ्ते में मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस कर लिया। काशवी ने पांडा के बच्चे से ये पूछते हुए तनवीर को घूरा। तनवीर, जो अभी तक काशवी को बड़ी सी स्माइल के साथ देख रहा था, वो पांडा के बच्चे को उसकी गोद में देखकर अपनी चेहरे की स्माइल खो चुका था। उसने अपने हाथ को क्यूटी की तरफ बढ़ाया और उसे काशवी की गोद से अपनी गोद में लेकर नागिंग वॉइस में बोला, तुम इस जानवर को अपने इतने करीब क्यों करके बैठी हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोलकर उनसे काशवी को भी अपने करीब खींच लिया। काशवी तनवीर की इस हरकत से सहर उठी और वो तनवीर के सीने से जा लागी।
इससे पहले कि काशवी कुछ सोच समझ पाती या तनवीर से कुछ बोलती, तनवीर ने बिना उसे कोई भी मौका दिए अपनी गोद में उठा लिया और जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर खड़े उस झूले की सीट से बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। काशवी सिवाय चीखने के कुछ भी नहीं बोल पाई। वही क्यूटी भी तनवीर का ओवरलैप कोट को पकड़े तनवीर के साथ जमीन की तरफ गिर रहा था। काशवी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और तनवीर की चेस्ट के अपना सर किसी छोटे बच्चे की तरह छिपा लिया। काशवी को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब काशवी ने आंखें खोली तो वो हैरानी ने अपने आसपास देख रही थी। लग्जूरियस सामान से भरा कमरा, जहां किंग साइड बेड पर काशवी हैरानी से बैठी हुई थी। उसे इस समय कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है या वो यहाँ कैसे आए। उसकी ड्रेस भी चेंज थी और बाल भी ड्राई हो चुके थे। ये मैं कहाँ हूँ और क्यूटी कहाँ है? जरूर वो आदमी ही इन सब के पूछे होगा, लेकिन आखिर वो है कौन और उतनी ऊंचाई से कूदने के बाद वो गायब कहाँ हो गया? अपने कपड़ों को चेंज देखकर काशवी का दिमाग गुस्से से भर गया। कहीं मेरे कपड़े भी तो उसी ने नहीं बदकर। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वैसे भी वो आदमी मुझे कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहा था। काशवी ने ये सोचते हुए बेड से कदम नीचे रखा ही था कि तभी उसके कानों में राइट साइड बने बाथरूम का गेट खोलने की आवाज आई, जिसे सुनकर काशवी के हाथ पैर एक पल के लिए ठंडे पड़ गए और उसने अपनी नजरों को उस दिशा में घुमा कर देखा। अपनी कमर में एक टॉवल लपेटे हुए तनवीर काशवी को ही देख रहा था। उसके घुंघराले बाल हल्के गीले थे और उनमें से कुछ पानी की बूंदें उसकी बॉडी पर तबक रही थी। अपनी नीली आंखों में काशवी के लिए एक इंटेंस डिजायर लिए तनवीर काशवी की तरफ बढ़ा। काशवी तनवीर से इस समय पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन तनवीर को सिर्फ एक टॉवल में देखकर उसकी आंखों में एक घबराहट आ गई। काशवी ने झट से अपनी नजरें तनवीर से दूसरी तरफ घुमा ली और बेड से खड़ी होकर कमरे की दीवार के पास खड़ी हो गई। देखो, तुमने मुझे उस बारिश और तूफान से बचाया। इसका मतलब कि तुम अच्छे इंसान हो। इसकी थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। अब मैं जलती हूँ। काशवी ने तनवीर को जल्दबाजी में ये बोला और नर्वस होते हुए उसने अपने कदमों को रूम की इंटेंस की तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले कि काशवी वहां तक पहुंचती, तनवीर ने उसकी कमर में पीछे से अपने दोनों हाथ रख दिए और उसे बैकहक करते हाई सदक्टिव आवाज में बोला, तुम्हारी जान बचाने के बदले सिर्फ एक छोटा सा थैंक्स। इतने में मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ और चाहिए। तनवीर अपनी गर्म सांसों को काशवी के कान में छोड़ते हुए ये बोल रहा था, जिससे काशवी को एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। ऊपर से तनवीर को बातें सुनकर उसे नर्वस भी फील हो रहा था। अपनी कमर पर तनवीर की पकड़ काशवी को वीक बना रही थी और ऊपर से तनवीर उसे हक करके भी खड़ा हुआ था। काशवी के मुंह से तनवीर के लिए जैसे शब्द ही निकलने बंद हो गए थे। एक तो काशवी ने कभी किसी लड़के हो उतने करीब से बिना कपड़ों के नहीं देखा था, और से तनवीर की फिट बॉडी और उसका हैंडसम फेस काशवी को एक लड़की के शरीर को पढ़ने वाली जरूर की तरफ धकेल रही थी। तुम चुप हो, मतलब कि मैं जो तुमसे चाहता हूँ वो ले सकता हूँ। तनवीर ने काशवी को चुप देखकर उसके कान में घेरे से कहा, जिसे सुनकर काशवी अपने होश में आए और तनवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे सामान को ऐसी लात मारूंगी कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। काशवी की बात सुनकर तनवीर ने बिना एक भी पल वेस्ट किए काशी को अपनी तरफ घुमाया और अपनी पूरी इंटेंसिटी को अपनी आंखों में लाकर धीमी और अट्रैक्टिव आवाज में बोला, अंडरस्को माय लिटिल डॉल, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे होने वाले बच्चों का क्या होगा? तनवीर ने इतना बोलते हुए काशवी की आंखों में हैरानी को और बढ़ाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। सैयद, ये पहली बार था जब काशवी को किसी लड़के ने यह एहसास करवाया था कि वो एक लड़की है। काशवी को किसी भी लड़के ने कभी अप्रक नहीं किया था, लेकिन तनवीर ने तो डायरेक्ट बच्चों की बात बोलते हुए उसे किस कर लिया था। ये कहना गलत होगा कि इस समय सिर्फ काशवी एक अजीब सी गुदगुदी को महसूस कर रही थी, क्योंकि तनवीर भी काशवी की तरह आज पहली बार लड़का और लड़की के बीच उठने वाली इंटेंस फीलिंग्स को महसूस कर रहा था। उसमें कोई शक नहीं कि तनवीर को अभी तक काशवी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं, लेकिन फिर भी वो काशवी को अपने पास महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ तक कि वो उसे किस करने से भी खुद को नहीं रोक पाया। दोनों ही अपनी आंखें बंद किए एक दूसरे में खोए हुए थे। सांसों के साथ उसके बीच की दूरी भी ना के बराबर थी। काशवी के हाथ अपने आप ही तनवीर के गीले बालों में पहुंच गए और तनवीर को अपनी तरफ खींचने लगे।
वहीं तनवीर भी काशवी को दीवार से सटाकर उसे पागलों की तरह किस किए जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के इतने खोए हुए थे, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा उन्हें कब से ऐसा करते देखकर शर्मा रहा था। तनवीर अपने आपे से बाहर हो रहा था और अब वो काशवी को सिर्फ किस ही नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहता था। तनवीर का हाथ काशवी की कमर से ऊपर बढ़ने लगा, जिसे काशवी ने भी महसूस किया, लेकिन वो तनवीर को चाहकर भी खुद से दूर नहीं धकेल पा रही थी। अपने होठों पर तनवीर का शासन चलता देख काशवी की अब सांसें उखड़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने आप को तनवीर से दूर क्यों नहीं कर पा रही। तनवीर ने काशवी की सांसों को उखाते महसूस किया तो उसने उसके होठों को ना चाहते हुए भी अपनी कैद से आज़ाद कर दिया और उसी हालत में बिना रुके उसकी गर्दन में अपने होठों को लगाते हुए इंटेंस होकर बोला, मैं तुम्हें 2 हफ्ते से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे इतना वेट करवाने की पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगा। काशवी को तनवीर की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, लेकिन तनवीर का हर एक टच उसे मदहोश कर रहा था, जिसकी वजह से वो सिर्फ आह भर रही थी। तनवीर को काशवी के ज़्यादा करीब जाता देखकर उनके पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई, जिसे सिर्फ काशवी समझ सकती थी। काशवी, होश में आओ और देखो तुम क्या करने जा रही हो। 19 फ्रॉम नाउ यू बिलोंग टू मी। काशवी तनवीर के टच में इतनी मदहोश थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो तनवीर को अपने आप को छूने दे रही है, जबकि तनवीर उसके लिए सिर्फ एक स्टैंगल था जो उसे कुछ देर पहले मिला था। काशवी के कानों में जैसे ही ये शब्द बढ़े, होश में आओ काशवी, देखो तुम क्या करने जा रही हो। काशवी ने झट से अपनी आंखों को अपनी मदहोशी से दूर करके खोल दिया और तनवीर को रोकते हुए धीमी आवाज में बोली, दूर हटो मुझे से। तनवीर के ऊपर तो जैसे काशवी के शब्दों का कोई असर ही ना हुआ हो। वो अभी भी काशवी की गर्दन पर अपने होठों से उसे मदहोश कर रहा था। काशवी डोबरा अपने आप को उस मदहोशी के आलम में नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए उसने इस बार बिना कुछ कहे तनवीर के दोनों पैरों के बीच अपने पैर से जोर का वार किया। लेकिन शायद तनवीर को चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं था। आखिर वो यूं ही नहीं हर राज्य को जीतता आ रहा था। भले ही तनवीर इस समय पूरी तरफ काशवी के लिए इंटेंस होकर उसकी तरफ झुकाव फील कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काशवी के वार से अपने आप को घायल होने देता, वो भी तब जब काशवी उसे पहले भी वार्निंग दे चुकी हो। काशवी के वार को ब्लॉक किए खड़े तनवीर ने उसकी गर्दन से दूरी बनाई और अपनी नीली आंखों को खोलकर काशवी की आंखों में देखा। काशवी की आंखों में हैरानी थी और तनवीर की आंखों में चुलबुली सी शरारत। माय लिटिल डॉल, मैंने अभी तुमसे कहा कि मेरे सामान को चोट पहुंचाने से हमारे होने वाले बच्चों का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन लगाता है शायद तुमने बात की गहराई को नहीं समझा। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी के दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ उठा दिया और उसकी पीठ को दीवार से सटा दिए, जिसकी वजह से काशवी ने नीचे गिरने के डर से अपनी दोनों पैरों को तनवीर की कमर पर लपेट दिया और दोनों हाथ उसकी गर्दन में डालकर मजबूती सी पकड़कर बोली, लुक मिस्टर, आई डोंट नो वाई आर यू सेइंग ऑल दिस, लेकिन मैं आपको नहीं जानती और न ही मेरा कोई इरादा है आपके बच्चों को जन्म देने का, सो जस्ट पुट मी डाउन। काशवी ने ये बात बेहद सीरियस होकर तनवीर की नीली आंखों में देखते हुए कहा थे, लेकिन इसका दिल और उसका शरीर तनवीर के इतने करीब होने से बेहद नर्वस फील कर रहा था। तनवीर ने काशवी के होठों से हल्की दूरी बनाकर बेहद डोमिनियरिंग भरी आवाज में कहा, लुक माय लिटिल डॉल, डोंट से दैट अगेन। 2 हफ्तों से मुझे तड़पता छोड़कर अब तुम मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही हो। आज से और अभी से यू ओनली बिलोंग टू मी, सो डोंट इवन थिंक अबाउट लीविंग मी। तनवीर की बात सुनकर काशवी को हैरानी के बदलों ने घेर लिया था। आखिर ये दूसरी या तीसरी बार था जब उसने तनवीर के मुंह से 2 हफ्ते से ढूंढने वाली बात सुनी थी। ऊपर से उसे तनवीर का अपने लिए ऐसे ऑब्सेस्ड होता देखकर डर भी महसूस हो रहा था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देख तक नहीं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे तड़पता छोड़ सकती हूँ? अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, मुझे जाने दो, वरना तुम अभी मुझे जानते नहीं। तुम्हारे जैसे बदमाश को मैंने चुटकियों में धूल चटाई है। काशवी ने नागिंग वो आइस में तनवीर को ये बात बोली थी, जिसकी वजह से काशवी के चेहरे के एक्सप्रेशन तनवीर को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तनवीर की होने वाली क्वीन के नखरे भी तो ऐसे होने चाहिए जो तनवीर को भी चुप करवा दे। तनवीर काशवी को किसी भी कीमत पर अपनी गोद से नीचे नहीं उतरने दे रहा था। ऊपर से काशवी के पीछे दीवार थी जिससे उसकी पीठ सटी हुई थी और आगे तनवीर की ब्रॉड चेस्ट थी जो उसे ऑकवर्ड फील करवा रही थी।
तनवीर काशवी से कुछ कहता कि रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। योर हेंस, शिखर सर का मैसेज आया है। आपको उन्होंने जल्द से जल्द पैलेस में आने के लिए कहा है। डोर के बाहर से ये शब्द तनवीर के कानों में पड़ते ही उसका मूड स्पॉइल कर चुके थे। तनवीर ने उस अपनी तेज आवाज में कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, आज मैं अपनी लिटिल डॉल के साथ यही रुकूंगा। तनवीर की बात सुनकर डोर के बाहर से यस योर हेंस का रिस्पॉन्स आया, लेकिन काशवी की तो तनवीर की बात सुनकर आधी जान सूख गई। अब उसे समय आ गया था कि उसे अपनी गोदी में ले कहा इंसान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए काशवी ने अब अपनी सारी नर्वसनेस को दूर रखे हुए तनवीर के ऊपर अचानक से अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इस्तेमाल की। तनवीर के सीने में एक्यूपेंचर करके। तनवीर काशवी के इस अटैक के बारे में ना तो जानता था और ना ही उसने कभी इस तरीके की टेक्निक देखी थी। तनवीर के सीने में कुछ देर के लिए तेज दर्द उठा, जिसकी वजह से वो काशवी से दूर होकर अपने सीने पर हाथ रखे खड़ा हो गया। लिटिल डॉल, ये किस तरीके का अटैक था और तुमने इसे कहाँ से सीखा? तनवीर ने काशवी को अपने पीछे खड़े पांडा के बच्चे की तरफ जाता देखकर पूछा। काशवी ने क्यूटी को अपनी गोद में उठा लिया और तनवीर की तरफ मुड़कर बोली, इस अटैक को पर्वर्ट अटैक कहते हैं, जो तुम जैसे बदतमीजों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका आविष्कार अभी अभी मैंने ही किया है। काशवी ये बोलते हुए रूम के गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन तनवीर ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अंडरस्को, पर्वर्ट अटैक तो बहुत डेंजरस था, लेकिन तुम्हें इसे मेरे ऊपर यूज करने की जरूरत नहीं थी। आफ्टर ऑल आई एम नॉट अ पर्वर्ट। काशवी ने तनवीर के हाथ को अपनी कलाई पर महसूस किया तो बिना सोचे समझे उसका हाथ घुमाकर हवा में 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसे फ्लो पर धोबी पछाड़ दे मारी। तनवीर की एक हल्की चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और देखे ही देखते वो जोर जोर से हंसने लगा। माई लिटिल डॉल, यू आर सो अडोरेबल एंड स्ट्रॉन्ग, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। तनवीर हंसते हुए खड़ा हुआ और पास काशवी को बेहद प्यार से देखकर उसकी गोद से क्यूटी को छीन कर आगे बोला, फ्रॉम नाउ ऑन यू वोंट टच एनीवन एल्स एक्सेप्ट मी। काशवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी एक पांडा के बच्चे से भी जालस हो रहा था। उसके होठों पर न चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया कि तनवीर ने क्यूटी हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। को उसके क्यूटी को लिए बिना काशवी उस जगह से जाने का सोच भी नहीं सकती थी। वैसे अगर सोचती भी तब भी तनवीर उसे जाने नहीं देता। क्यूटी को अभी के अभी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस बार और जोर से पछाड़ दूंगी। काशवी ने क्यूटी को लेने के लिए तनवीर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया, लेकिन तनवीर ने अपने लंबी हाइट का फायदा उठाया और अपने हाथ को ऊपर करके काशवी से बोला, अच्छा तो इस जानवर का नाम क्यूटी है। मुझे लगाता है तुम्हें ये बहुत पसंद है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरे हाथों से छीनना होगा। काशवी जल्दी करो, मुझसे इसके हाथों से नीचे उतारो, पाता नहीं कैसा इंसान है। एकदम सर पर कहीं जेलेसी के मारे मुझे नीचे ना फेंक दे। तनवीर क्यूटी को उस कमरे की खिड़की से नीचे लटकाए खड़ा हो गया था। वो नहीं चाहता था कि काशवी उसे छोड़कर जाए, लेकिन वो उसे रोकने के लिए फोर्स का भी यूज नहीं कारण चाहता था। आखिर इससे काशवी को चोट लग सकती थी। क्यूटी तनवीर के हाथ को कस के पकड़े हुए था और खिड़की के बाहर से नीचे गिरने का डर उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। काशवी भी क्यूटी की हालत समझ पा रही थी, इसलिए काशवी तनवीर के पास जाकर क्यूटी को उससे वाइस अपने पास लेने का प्लान सोचने लगी। तभी तनवीर का फोन रिंग हुआ। तनवीर ने फोन की स्क्रीन पर अर्थव का नंबर फ्रेश होते देखा तो एक नज़र काशवी के ऊपर डाली और फोन पिक कर लिया। ऑन कॉल, अरे भाई कैसा दोस्त है तू? काशवी से बात करने तू कल क्रिस्टल में आने वाला था, लेकिन पूरी रात निकल गई, तू अभी तक कहाँ गायब है? तुझे अपने दोस्त की कोई फिक्र है या नहीं? आकर मेरी काशवी से शादी टूट गई तो मैं तेरे सर पर भूत बनकर बैठ जाऊंगा। तनवीर के कुछ भी बोलने से पहले अर्थव ने पैनिक होकर बोलना शुरू कर दिया। रिलैक्स, तेरी शादी उसी से होगी, बस मैं आज वहां नहीं आ सकता, तू अकेले ही संभाल ले। तनवीर ने काशवी को देखते हुए कहा, देख तू भले ही इस समय कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर एक बार सोम ने मेरी और काशवी की शादी को तोड़ने की बात मेरे दादाजी को बता दी तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज यार, कुछ भी करके अब तू ही सोम को रोक सकता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुझे, प्लीज जल्दी आ जा, अर्थव ने तनवीर को फोर्स करते हुए कहा। तनवीर ने इरिटेट भरी आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, आता हूँ, लेकिन मेरा टाइम खराब करने के लिए मैं तुझे एक मुक्का जरूर मरूंगा। इतना बोलकर तनवीर ने कॉल कट कर दी। तनवीर खिड़की के पास से हटकर काशवी के हाथ में क्यूटी को देकर बोला,
लिटिल डॉल, मैं जब तक वापस नहीं आता तुम यहाँ से जाना मत। काशवी ने तनवीर के पीछे अपने कदमों को गेट की तरफ बढ़ाया और बोली, मैं यहाँ रुककर तुम्हारा इंतजार क्यों करूँ भला? मुझे कोई और काम नहीं किया। तनवीर, जिसने डोरनॉब पर अभी हाथ रखा ही था कि काशवी की बात सुनकर उसने पीछे मुड़कर काशवी को घूरा और उसकी बैक नेक को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। आई सेड जस्ट स्टे हियर एंड वेट फॉर मी। तनवीर की आंखों में ये बोलते हुए गुस्सा आ गया था। काशवी तनवीर को दूर धकेलते हुए तेज आवाज में बोली, जस्ट लेट मी गो। आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। तनवीर ने गुस्से से ये बोलते हुए एक बार फिर काशवी के होठों पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया था। चैप्टर 20 द ग्रेट एस्केप। काशवी को कमजोर लंकी नहीं थी जो किसी को भी ऐसे बार बार अपने करीब आने दे, लेकिन ये भी सच था कि तनवीर आज 2 बार काशवी को किस कर चुका था और दोनों ही बार काशवी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि काशवी जानबूझकर तनवीर को दूर नहीं कर पा रही थी, बस काशवी की स्टैंडर्ड तनवीर के सामने कम थी और तनवीर उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता था, जिस वजह से वो अपनी कोई भी मार्शल आर्ट की टेक्निक उसके ऊपर यूज नहीं कर पा रही थी। कुछ देर तक तनवीर ने काशवी के होठों को रफली किस किया। क्यूटी तनवीर को ऐसे बार बार काशवी के करीब ज्यादा देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तनवीर, जो कि देखने में इतना हैंडसम और पावरफुल लग रहा था, वो काशवी के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। ऊपर से तनवीर बार बार यही कह रहा था कि 2 हफ्ते से वो उसे ही ढूंढ रहा था। तनवीर काशवी के होठों से दूर हुआ और उसके गुस्से से और उस मदहोशी से लाला हो चुके चेहरे को देखकर बोला, माय लिटिल डॉल, आई होप कि तुम मेरे आने तक यही रहोगी। काशवी ने अपने होठों को गुस्से से साफ किया और तनवीर की तरफ बिना कुछ बोले घूरने लगी। काशवी को समझ आ चुका था कि तनवीर को गुस्सा दिलाना या उसके सामने यहाँ से जाने की बात करना उसके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ओक, मैं तुम्हें यही मिलूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, काशवी ने तनवीर से दूरी पर खड़े होते हुए कहा। तनवीर ने काशवी की आंखों में देखकर सीरियस होकर कहा, सिर्फ एक सवाल, उसके बाद चुपचाप रही रहना। काशवी ने क्यूटी को देखा और तनवीर से बोली, ठीक है, एक ही सवाल का जवाब मुझे जानना है। Why were you looking for me for 2 weeks? And how do you know about me? काशवी की आंखों में इस समय इस सवाल का जवाब जानने की क्रोसिटी साफ साफ नजर आ रही थी। तनवीर ने काशवी का सवाल सुना तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उनसे अपने आप को काशवी की तरफ झुकाया और बेहद अट्रैक्टिव आवाज में बोला, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, बेकी यूज, यू आर माई फ्यूचर क्वीन एंड ऑल्सो माई ऑब्जर्वेशंस। तनवीर का ये जवाब सुनकर काशवी की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। आखिर ये कैसा जवाब हुए? मैंने तुम्हें पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो, लेकिन तुम तो किसी रोमियो की तरह बातें करने लगे। अच्छा, अब मुझे समझ आया, जरूर तुम मुझे कोई और समझ कर यहाँ लाए हो। देखो, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैं तो बस। काशवी इतना बोलने हुए चुप हो गए क्योंकि तनवीर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया था। मैं तुम्हें पहचाने में कभी गलती नहीं कर सकता। तुम अगर अपना चेहरा भी बदल लो तब भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें पहचान सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ मेरे लिए बना है। तनवीर ये बोलते हुए काशवी की गर्दन में अपने मुंह को ले गया और बिना काशवी को कोई समय दे उसकी गिरी और चबी नेक को बाइट करके आगे बोला, माई लिटिल डॉल, 2 वीक्स पहले मैंने तुम्हें उन 3 आदमियों से जंगल में बचाया था। सो बी ग्रेटफुल टू मी, अंडरस्टैंड। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी के फोरहेड पर एक लाइट किस करके वहां चला गया। काशवी वही बेसुध होकर खड़ी रही। क्यूटी, जब मैं तालाब में डूब रही थी तब इस नीली आंखों वाले ने मुझे बचाया था। काशवी ने अपने पूछे खड़े पांडा के बच्चे से हैरानी से पूछा। काशवी, मुझे नहीं पाता क्योंकि मैंने वहां किसी को नहीं देखा था। क्यूटी ने काशवी के पास आकर कहा, वैसे अगर इसने तुम्हें बचाया भी तब भी मुझे नहीं लगा था कि इसके आसपास रुकना खतरे से खाली है। इसलिए बाकी सभी बातें छोड़ो और इस कमरे से बाहर निकले के बारे में सोचो, कुटाई ने आगे बढ़कर कहा। काशवी ने तनवीर की बातों से उठ रहे अपने दिमाग के सवालों को झटका और डोर नॉब पर हाथ रखकर उसे घिरे से खोला और वो कमरे से बाहर निकले लगी। तभी कमरे के बाहर खड़े 5 से 6 ब्लॉक सूट पहने खड़े आदमी उसे रोकते हुए बोले, माय लेडी, आप यहाँ से नहीं जा सकती, प्लीज कॉप विद अस। काशवी उन सभी को गुस्से से घूर के बोली, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगी, अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। काशवी की वार्निंग सुनकर वो सभी आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माय लेडी, वी कांट लेट यू गो,
योर हैंस का ऑर्डर हम किसी भी कीमत पर भी पूरा करेंगे। जब तक हैंस यहाँ आ नहीं जाते या वो खुद हमें कांटेक्ट करके आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लेडी। उन आदमियों में से एक ने बेहद रिस्पेक्ट के साथ काशवी से कहा। लेकिन काशवी का तो गुस्से से पारा गर्म हो रहा था। एक तो उसे केस्टल वापस जाने की टेंशन थी, ऊपर से उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर वो टाइम पर केस्टल में नहीं पहुंची और किसी को भी ये पता चला कि वो केस्टल में मौजूद नहीं है तो पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ा तमसा हो सकता था और ऊपर से जानवी भी इस बार मुसीबत में आ सकती थी। काशवी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधी और एक बार फिर से उन सभी को वार्निंग देते हुए बोली, आई एम जस्ट वर्किंग यू गाइज वन लास्ट टाइम, डोंट गेट मी एंग्री। काशवी इतना बोलकर क्यूटी को लेकर वहां से जाने लगी तो उन सभी ने उसके सामने खड़े होकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। काशवी को इतना गुस्सा आया कि उसने क्यूटी को खुद से दूर किया और उस सभी को अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक से धो मारा। सुकर मनाओ कि मैं तुम लोगों को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा रही, वरना तुम लोग अभी तक दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर यही दम तोड़ देते। काशवी ने उन सभी को उसी हालत में बेहाल छोड़कर उस जगह से बाहर निकल आई। जब काशवी उस जगह की मेन इंटरेस्ट पर आई तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो जगह कोई ऐसी बीसी जगह नहीं बल्कि शिवालय की सबसे लग्जूरियस एंड हाई कॉस्ट वाली जगह थी। वहां की हर एक चीज देखने में जितनी सुंदर थी उसका प्राइस करोड़ों में था। काशवी ने आगे पीछे देखा और झट से एक गहरी सांस लेकर वहां से भाग खड़ी हुई। वही तनवीर अपनी कार को ड्राइव कर रहा था और केस्टल की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। माय लिटिल डॉल, अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाना चाहता हूँ। इससे पहले कोई और तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तनवीर के चेहरे की खुशी की वजह काशवी थी, उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन तनवीर को तो पता ही नहीं कि उसकी लिटिल डॉल कब को उसके चंगुल से भाग चुकी है। Chapter 21 जस्ट वेट फॉर माई टर्न। कुछ देर बाद तूफान पूरी तरह से गायब हो छुआ था। आसमान साफ लेकिन शाम का अंधेरा सूरज की रोशनी का शासन कम कर चुका था और अपने आने का एहसास करा रहा था। तनवीर की कार केस्टल की एंटरसन पर एंटर हुई और सीधे वहां खड़ी अर्थव की रेड कार के पास रुकी। तनवीर बड़े ही डोमरे रिंग तरीके से नीचे उतरा और अपने कंधों पर एक ब्लॉक ओवलैप कोट डाल लिया। अपनी नज़र को उस केस्टल पर डालते हुए तनवीर की आंखों में एक चमक आ गई और वो एक तिरछी स्माइल करते हुए बोला, शिवाले ने मुझे मेरी लिटिल डॉल दी है, इसलिए ये महल अब तक सोम के नाम के अधीन है, वरना 2 हफ्तों पहले ही इस केस्टल की टॉप पर मेरे नाम का फ्लैग लगा होता। उद्धरण चिन्ह। तनवीर ने ये बोलते हुए एक बार फिर काशवी को याद किया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। कोई नहीं, अब जब मेरी लिटिल डॉल मिल गई है तो मुझे और ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं। अगले कुछ दिनों में ये केस्टल मेरा होगा। तनवीर केस्टल के अंधार आते हुए ये सोच रहा था। वही दिन में खराब हुए वेदर की वजह से कुछ देर पहले ही सोम पड़ोसी राज्य से आपसी आए थे। सोम काशवी का पिता तो था ही, साथ ही शिवालय राज्य का किंग भी था। अपने शिवालय को बाहरी और ताकतवर राज्य से बचाने के लिए उसे कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते थे जिससे उसके साथ साथ परिवार के सदस्य पर भी असर पड़ता था। काशवी की शादी अर्थव से करने का रीजन ही ये था कि सोम को अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने का मौका मिल सके। 49 की उम्र और चेहरे पर गंभीर भाव रखे हुए सोम हमेशा से अपने दिल और दिमाग में चल रही जंग को छिपता था। अपने कमरे में वो इस समय अर्थव के साथ कुछ जरूरी बात कर रहे थे। प्रिंस अर्थव, मुझे पता था कि आप काशवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्लू भी नहीं थी कि आप मेरी बेटी को ऐसे सबके सामने ह्यूमिलेट करते होंगे। पड़ोसी राज्य में जाने के बाद मुझे पता चला कि आपने मेरी बेटी को अपने केस्टल में जन्मदिन पर बुलवाया था और वहां उसका मजाक बनाया, वो भी सबके सामने। और यहाँ आने के बाद मुझे आरती ने भी बताया कि तुमने किस तरह उसके ऊपर किसी और के साथ नाम जोड़ने की कोशिश की। अगर तुम मेरी बेटी से इतनी ही नफरत करते थे तो एक बार मुझे बोल देते कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी, मैं उसी समय तुम दोनों की शादी तोड़ देता। इस तरह मेरी बेटी की बेइज्जती करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? सोम बड़े ही गुस्से में थे और अर्थव से ये सब बोलते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्थव को तो पता ही नहीं चला कि सोम को कुछ महीनों पहले की गई हरकत के बारे में कैसे पता चला, लेकिन अब वो सोम की बात में हामी भरकर काशवी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकता था। लेकिन ना जाने क्यों, जब से काशवी ने खुद उससे शादी तोड़ी थी वो इतना बेचैन हो चुका था कि वो उसे ये शादी नहीं तोड़ने देना चाहता था, जिसके चलते उसने तो अपने दोस्त तनवीर को भी केस्टेल में बुलावा लिया था।
कि वो सोम को समझाए कि काशवी और उसकी शादी ना तोड़े। अर्थव को पता था कि सोम इस समय उसकी हरकतों के चकते और काशवी की तरह अब तक उसका जैसे रवैया रहा है, उसे लेकर बेहद गुस्से में था। अर्थव ने अपने चेहरे के सारे एक्सप्रेशन छिपाकर बड़े ही घमंड भरी आवाज में बोला, किंग सोम, मैं जानता हूँ काशवी के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही कोल्ड बिहेवियर रखा और कई बार उसकी बेइज्जती भी की है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? काशवी जैसी मोटी और ब्रेनलेस प्रिंसेस को तो कोई भी ऐसे ही ट्रीट करता। अर्थव को पता था कि वो ये सब बोलकर सोम को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, लेकिन अर्थव सोम की कमजोरी भी जानता था। उसे पता था सोम बाहर से चाहे जितना ही काशवी की केयर करने का दिखावा कर ले, लेकिन सोम को सिर्फ अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने से मतलब था। इसके लिए सोम को अपनी बड़ी बेटी काशवी को किसी स्ट्रॉन्ग राज्य के राजा या प्रिंस के साथ शादी के रिश्ते में बांधना था। अर्थव को पता था काशवी न तो देखने में अट्रैक्टिव है, ऊपर से उसका चबी शरीर उसकी बदसूरती को सुगुना बढ़ा देता है। ऐसे में कोई भी बड़ा राज्य का किंग या प्रिंस उससे शादी करने के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगा। उसके बाद सोम को अर्थव के पास ही आना पड़ेगा अपनी मोटी बेटी की शादी करवाने के लिए। आखिर अर्थव पंचवटी का होने वाला राजा था और उसकी पहली पत्नी जी पंचवटी की रानी के नाम से जानी जाती। लेकिन अर्थव शायद ये भूल चुका था कि सोम इस समय जिस तरीके से उसे गुस्से से घूर रहा था, उसके हिसाब से वो काशवी के लिए पहले ही कुछ सोच चुका था। प्रिंस अर्थव, अब जबकि आपने खुद मुझे ये बिल दिया है कि मेरी बेटी ब्रेनाइल्स है और मोटी कह दिया है, तो अब मुझे तुम्हारी और काशवी की शादी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज और अभी मैं काशवी और आपकी शादी के सौदे को तोड़ता हूँ। अब आप जहाँ चाहे शादी कर सकते हैं, मेरी बेटी से आपका कुछ लेना देना नहीं। सोम ने ये बात बोलते हुए अर्थव को हैरान कर दिया था। सोम ने अपने पीछे खड़ी अपनी रानी आरती से कहा, आरती, आप काशवी को बता दीजिए कि मुझे उसके फैसले से कोई इतराज नहीं है। अगर वो अर्थव से शादी नहीं करना चाहती तो मैं उनका ये फैसला पूरी तरह मानता हूँ। आरती ये सुनकर खुश हो गए, लेकिन अर्थव सोम से बोला, आपको क्या लगाता है, अगर आप मुझे काशवी की शादी तोड़ देंगे तो उसे कोई बड़े राज्य का राजकुमार शादी करेगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी उस मोटी को अपनी आंखों के समाने तक देखना पसंद न करे, शादी तो दूर की बात है। इसलिए मुझसे शादी तोड़ने का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वरना आपके बाद आपके इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा, समझे? ये बोलते हुए अर्थव की बातों में घमंड साफ झलक रहा था। मेरी बेटी के लिए मैंने पहले ही कुछ सोच रखा है, तो उसकी या फिर मेरे राज्य को संभालने की चिंता तुम मत करो। अब तुम जा सकते हो, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सोम ने ये बोलते हुए अर्थव को एक कोल्ड लुक से देखा। वही काशवी के रूम में जानवी की टेंशन के मारे जान निकली जा रही थी। उसे काशवी के बारे में कुछ आता पाता नहीं था, ऊपर से कोई भी किसी भी वक्त काशवी को देखने के लिए रूम में आ सकता है। आखिर सोम और अर्थव के बीच में काशवी की शादी तोड़ने के बारे में बातें चल रही थी, तो हो सकता था कि काशवी को भी वहां बुलाने के लिए आ जाए। प्रिंसेस काशवी, कहाँ हो आप? अगर किसी को पता चला कि आप कैस्टल से बिना बताए गायब हों तो मेरी गर्दन को फांसी पर लटकने से कोई नहीं बचा पाएगा। जानवी पूरे रूम में टेंशन के मारे वो कर रही थी और अपने उंगलियों के नाखूनों को टेंशन के मारे चबाए जा रही थी। तभी उस रूम की खिड़की की तरफ जानवी का ध्यान जाता है और उसके चेहरे की टेंशन जैसे गायब हो जाती है। जानवी एक्साइटेड होकर खिड़की की तरफ भागती है। आपको यकीन नहीं होगा प्रिंसेस, आपको सही सलामत देखकर मुझे जितनी खुशी होती है उससे कई गुना आपको यहाँ वापस देखकर हो रही है। जानवी ने खिड़की से एंटर हो रही काशवी को ऊपर अपने में मदद करते हुए कहा। क्यूटी काशवी की बैक पर बंदर के बच्चे की तरह लगता हुआ था और काशवी अपने गाउन को पहले की तरह फाड़कर उस दीवार चढ़कर अपने कमरे में आई थी। उसके चेहरे पर इतनी ऊंची दीवार चढ़कर आने की वजह से पसीना और इरिटेशन साफ साफ दिख रहा था। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए जानवी से कहा, मैंने गार्ड्स के मुंह से सुना ही किंग सोम वापस आ गए हैं, इसलिए मुझे फिर से दीवार का सहारा लेकर आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो ब्लॉक मेड आउटफिट पहनकर कैस्टल से बाहर निकली थी, आपने ये कपड़े कहाँ चेंज किए? जानवी ने काशवी को दूसरे कपड़े देते हुए हैरानी से पूछा। जानवी की बात सुनकर काशवी को तनवीर का चेहरा याद आ गया, जिसके तुरंत बाद ही काशवी के चेहरे पर गुस्सा और एक अजीब सी गुदगुदी दिखने लगी। उसने क्यूटी को बेड पर रखा और जल्दी से कपड़े चेंज करते हुए बोली, ये सब बाद में बताऊंगी, पहले अर्थव और पिताजी के बीच क्या बातें हुई ये देखने जाना है।
मैं नहीं चाहती कि वो अर्थवा पिताजी का माइंड बदल दे। क्यूटी ने काशवी को कपड़े चेंज करते देखा तो झट से अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली और खुद से बोला, काशवी भी ना, कपड़े चेंज करने से पहले ये तो देख लेती कि मैं भी इस कमरे में हूँ, भले ही मैं इस समय पांडा के बच्चे के शरीर में हूँ, लेकिन हूँ तो लगता ही ना। वही जानवी ने काशवी की गर्दन पर कुछ नीले निशान देखे, जिसे देखकर वो हैरानी से बोली, प्रिंसेस आपको गर्दन पर ये निशान कैसा? क्या किसी कीड़े मकोड़े ने आपको काट लिया है? मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा, कहीं उस कीड़े का जहर चढ़ गया तो। जानवी की बात सुनकर काशवी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और जानवी को रोकते हुए बोली, नहीं जानवी, किसी कीड़े मकोड़े ने नहीं कटा, ये तो बारिश में मुझे एक खरोच लग गई थी उसका निशान है। काशवी जितना इस बारे में बात कर रही थी, उसे तनवीर का चेहरा याद आ रहा था। आखिर तनवीर ने उसकी गर्दन में उसे अपने प्यार की निशानी जो दी थी। काशवी अपने पकड़ चेंज कर चुकी थी और खुद को मिरर में देखकर उसे तनवीर की वो बात याद आ गई जब तनवीर ने उसे व्हील में पहली बार देखकर कहा था कि 2 हफ्तों में तुमने अपना काफी वेट लॉस कर लिया। लाइट ऑरेंज गाउन में काशवी खुद को पहली बार पतला महसूस कर रही थी। ये सच था कि काशवी ने 2 हफ्तों में काफी वेट लॉस किया था, लेकिन उसे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। वो अपने आप को देखकर जानवी से बोली, जानवी मुझे सच सच बताना, क्या मेरा वेट कम हो गया है? जानवी इस बात का जवाब देती कि उससे पहले ही किसी ने डोर को नॉक करते हुए आवाज लगी, मेरी मोटी बहना, जल्दी कमरे से बाहर आ, देख मैं तेरा दिल जलाने वाली एक खबर लाई हूँ। काशवी इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी, जिसे सुनने के बाद काशवी के चेहरे पर एक सेतनी स्माइल आ गई और वो अपने बालों को बड़ी नजाकत से पीछे करके बोली, ओ मेरी प्यारी बहन अलीशा, 2 हफ्तों से मैं भी यही सोच रही थी कि कब तुम खुद आकर मुझसे पंगे लोगी। चलो अब आ ही गए हो तो ये बारी मेरी है तुम्हें मजा चखाने की। नाउ इट्स माई टर्न फॉर मेकिंग योर पे 22 बेस्ट ब्लंट आंसर। काशवी जानवी को देखकर अपने पूरे स्वांग में गेट की तरफ बढ़ी। जानवी भी काशवी के पीछे पीछे चलने लगी। आखिर डोर पर और कोई नहीं अलीशा जो कही थी। उसकी बातों से ये आइडिया लग चुका था कि वो काशवी को ह्यूमिलेट करने के इरादे से वो वहां आए हैं। काशवी और जानवी के ठीक पीछे क्यूटी भी बैग से कूदकर डोर के पास आ गया। काशवी ने एक डेविल स्माइल के साथ डोर ओपन किया। वेलकम माय ड्राइवर चालक सिस्टर, बड़े दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए। काशवी ने गेट ओपन करते ही अलीशा से ये शब्द बड़े ही तीखे तेवर के साथ कहे। अलीशा जो इस समय ग्रे गोल्डन गाउन में किसी बीटी वैम से कम नहीं लग रही थी। उसने काशवी को आज पूरे 2 वीक्स बाद देखा था। अपनी दोनों चालक चमचियों के साथ खड़ी अलीशा काशवी को देखकर पूरी तरफ फ्रिज हो गई। लाइट ऑरेंज गाउन, खुले लंबे बाल और चेहरे पर जो पहले कभी नहीं होता था वो कॉन्फिडेंस। अलीशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। काशवी पहले से पूरी तरह चेंज लग रही थी। ऊपर से उसका चबी शरीर भी आज अट्रैक्टिव लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि जब अलीशा खुद एक लड़की होकर काशवी को अट्रैक्टिव देख पा रही थी तो बाकी के लोग तो जरूर शौक होने वाले हैं। अलीशा ने अपने राइट में खड़ी रिया के कान में घिरे से बोला, मेरी आंखें खराब हो गई या फिर मुझे सच में ये मोटी आज जिंदगी में पहली बार फिट और अट्रैक्टिव लग रही है। रिया और महक ने पहले भी काशवी को देखा था, लेकिन आज इस समय काशवी डे से एक नई ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। रिया ने अपनी आंखें साफ की और अलीशा से बोली, प्रिंसेस, मुझे भी आपकी तरह ही मेरी आंखें भी खराब लग रही है। आज ये प्रिंसेस काशवी पूरी तरह बदली हुई लग रही है। रिया की बात सुनकर लैफ्ट में खड़ी महक ने अलीशा के दूसरे कान में कहा, प्रिंसेस अलीशा, मुझे तो लग रहा है जरूर ये काशवी सुंदर दिखकर प्रिंस अर्थव को सद्यूस करना चाहती है, तभी तो इन्होंने ये ऑरेंज गाउन पहना है जो देखने में कितना प्रिटी है। अलीशा को अपनी चमचियों से कानाफूसी में बिजी देखकर काशवी ने कहा, तुम तो यहाँ मुझे कोई दिल जलाने वाली खबर सुनाने आई थी ना, तो अब कौन से मुहूर्त का वेट कर रही हो? बताओ क्या है वो न्यूज़? काशवी की आवाज में एक कोल्डनेस थी जो अलीशा को साफ पता चल रही थी। तुम दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही हो। लगाता है तुम भूल गई हो कि तुम्हारी औकात क्या है इसके स्टाइल में। अच्छा होगा कि तुम ये खूबसूरत दिखने का ड्रीम छोड़ दो और याद रखो कि अर्थव और तुम्हारी शादी अब कभी नहीं होने वाली। डैड ने तुम्हारी और प्रिंस अर्थव की शादी तोड़ दी है और अब प्रिंस की शादी मुझसे होगी, समझी? अलीशा ने ये बोलते हुए काशवी से अपनी जेलेसी साफ दिखा दी थी। अलीशा की बात सुनकर काशवी और जानवी के चेहरे पर जो स्माइल आई, उसे देखकर तो अलीशा और उसकी चमची हैरान रह गई। काशवी ने पीछे खड़े क्यूटी को अपनी गोद में उठा लिया और एक हाथ से जानवी का हाथ पकड़कर
खुशी से उछलते हुए बोली, क्यूटी जानवी, सुना तुमने, अब मुझे उस बदतमीज प्रिंस अर्थव से शादी नहीं करनी पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगाता है मेरा पीछा एक बहुत बड़ी मुसीबत से छूट गया हो। काशवी ये बोलते हुए अपनी हैप्पीनेस जानवी और क्यूटी को बता रही थी। जानवी और क्यूटी भी काशवी को इतना खुश देखकर उसका साथ देते हुए उसके गेल लग गए। क्यूटी के सर के अचानक से कुछ अजीब से वार आने लगे और वो काशवी की गोद से नीचे उतर गया। ये अचानक मेरी आंखों के सामने ये नंबर और सिंबल कहाँ से आने लगे, और इस समय ही क्यों? क्यूटी ने काशवी को डिस्टर्ब ना करते हुए खुद से ये सवाल किया। वही काशवी अभी भी जानवी के साथ खुशी से बच्चों की तरह उछल रही थी। कहीं ये मोटी ये न्यूज सुनकर पागल तो नहीं हो गई? अर्थव से शादी टूटने की बात सुनकर जरूर इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रही है। बेचारी मेरी मोटी बहना, अलीशा ने काशवी की हरकतें देखकर अपनी दोनों चमचियों से कहा। अरे ओ मोटी, अपने पागलपन से होश में आ और रियली को समझ, तेरी शादी उस इंसान से टूट चुकी है जिससे तूने इतने टाइम तक बेहद प्यार किया, और तो और कितनी बार उसके लिए तो सबके सामने बेइज्जत भी हुई है। ऊपर से अब मैं तेरी जगह उससे शादी करने जा रही हूँ। तुझे तो रो रो कर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मगर तू है कि पागलपन के दोहरे ले बैठी है। काशवी और जानवी को खुश देखकर अलीशा ने ये सब बातें बोलकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। काशवी ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और अलीशा की तरफ झुककर बोली, अर्थव से मैंने प्यार किया और डैड ने उससे मेरी शादी भी फिक्स कर दी। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना? तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो मेरा था अब वो तुम्हारा होने वाला है। लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ चलती फिरती जेलसी की दुकान लग रही हो। काशवी की बात अलीशा के दिमाग के ऊपर से निकल गई। आखिर अलीशा ने जैसा काशवी के बिहेवियर को इमेजिन किया था, काशवी उसका उल्टा ही बिहेव कर रही थी। लेकिन शायद अलीशा को नहीं पाता था को काशवी साइकोलॉजी की टीचर रह चुकी है, जो अच्छे से जानती थी कि किस समय कैसा बिहेव करने से सामने वाले को गुस्सा दिला सकते थे। लेकिन इस समय काशवी तो जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी। वो सच में खुश थी कि उसे अर्थव से शादी नहीं करनी पड़ेगी। काशवी, तुम जरूर अपना दुख छिपाने के लिए खुश होने का नाटक कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है, अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल आंसुओं से भर चुका है। अलीशा चाहती थी कि काशवी उसके सामने शादी टूटने का दुख मनाए, लेकिन काशवी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं रो रहा, लेकिन हाँ, अगर मैंने आज से 2 हफ्ते पहले की गई तुम्हारी हरकत के बारे में डैड को बता दिया तो तुम जरूर जोर जोर से आंसू बहाओगी। काशवी ने कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए कहा। अलीशा ने काशवी के हाथ को पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए कहा, कौन सी हरकत? मुझे साफ साफ बताऊं। काशवी ने अलीशा के हाथ पर नजर डाली और अपने हाथ को उसके हाथ में से झटक कर अलीशा के हाथ को मोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया और उसके कान में बोली, कौन सी हरकत? लगाता है तुम्हारी मेमोरी कुछ ज्यादा ही वीक है। चलो कोई नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। तुमने 3 आदमियों के हाथों मुझे बर्बाद करने के लिए मौत के मुंह में फेंक दिया था। भूलना मत, अगर डैड ने उन आदमियों को ढूंढवा लिया तो तुम्हारी गर्दन फांसी पर लटकी मिलेंगी। काशवी ने ये बोलते हुए अलीशा को जमीन पर मुंह के बल धक्का दे दिया। आह! अलीशा की चीख सुनकर उसकी दोनों चमची उसे उठाने में लग गई। यहाँ सब जानते हैं कि तुम मेरी खूबसूरती से और मुझे कितना जल्दी हो। अगर तुमने ये सब डैड को बता भी दिया तब भी कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए अपने मुंह को आपके सामने खोलने की हिम्मत मत करना, वरना इस बार मैं तुझे 3 नहीं 20 आदमियों के बीच छोड़ दूंगी। भूल मत, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। अलीशा ने अपना दर्द हो रहा हाथ सहलाते हुए गुस्से से काशवी से कहा। काशवी जो अलीशा को वहीं पड़ा छोड़कर सोम के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अलीशा की बात सुनकर उसने अपने कदमों को रोक दिया। तारांकन, आज तक मेरे चुप रहने का तुमने और तुम्हारी उस लोमड़ी माँ ने बहुत फायदा उठाया है, जिसके चलते तुम शायद भूल चुकी हो कि मेरे मुंह में जबान भी है जो चलना भी जानती है। काशवी ने बेहद कोल्ड आवाज में अलीशा से कहा और उसकी तरफ बढ़कर दोनों गालों पर जोर जोर के 2 चाटे जड़ दिए। अलीशा के दोनों गाल लाल हो गए। काशवी का हाथ उसके गाल पर इतनी जोर से लगा था कि उसके कान के बरदे भी हिल चुके थे। काशवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए अलीशा काशवी को मारने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन काशवी ने उसे एक थप्पड़ और खींच के मारते हुए वापस जमीन की धूल चाटा दी। अलीशा गुस्से से झल्लाते हुए काशवी पर चिल्लाई, मोटी भैंस, रुक, मैं अभी डैड को बताई हूँ। तूने क्या किया है मेरे साथ? हाँ हाँ, जाओ, शौक से जाओ और जी खोल कर बताऊं डैड को।
अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस वक्त 100 थप्पड़ से ज़्यादा भी ज़्यादा मारकर तुम्हारा बुरा हाल कर सकती हूँ। और कमाल की बात यह है कि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा कि तुम्हारा ये हाल मैंने किया है। 23 काशवी इज शोक्ड। अलीशा फ्लो पर पड़ी, गुस्से और आंसू भरी आंखों से काशवी को घूर रही थी, जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगी। लेकिन उसे पता था, अगर वो डैड या अपनी सगी माँ को भी बताएगी कि उसकी ये हालत काशवी ने की है, तो कोई भी उसकी बात पर चाहकर भी यकीन नहीं कर सकता था। आखिर काशवी हमेशा से सबके हाथों ह्यूमिले होते आई है। उसने कभी भी किसी को बड़ी से बड़ी बात पर पलटकर जवाब नहीं दिया। कमजोर इतनी कि अगर उसे कोई हल्का सा धक्का भी दे तो वो उसी समय अपना चबी शरीर लेकर जमीन पर पड़ी दिखती थी। तो ऐसी काशवी अलीशा जैसी चालाक लोमड़ी को कैसे 3-4 थप्पड़ मार सकती थी। इस समय सिर्फ काशवी थी जिसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी, वो भी कॉन्फिडेंस से भरी हुई। महक और रिया दोनों अलीशा की चमची अलीशा की ऐसी हालत देखकर अपने कदमों से काशवी से दूरी बनाकर एक दूसरे से चिपक कर खड़ी हो गई। उन्हें काशवी को ऐसे देखकर डर लग रहा था। आखिर अभी तक उन दोनों ने सिर्फ अलीशा को काशवी को बुली करते देखा था, लेकिन आज बाजी पूरी तरह उल्टी लग रही थी। अरे ले, मेरी चालाक लोमड़ी बहन को गुस्सा आ रहा है। अच्छी बात है, गुस्सा आना भी चाहिए। आखिर आज पहली बार ही सही मेरे हाथों से थप्पड़ का स्वाद चखकर तुम्हारी तो आंखें तिलमिला गई होंगी ना। काशवी ने अलीशा के बालों में सरकेस्टिक वे में हाथ घुमाते हुए उसे टीज करने के लिए कहा। जानवी, इस लोमड़ी जैसी बहन के और मुंह लगाने से अच्छा है हम दोनों चलकर डैड को ये शादी तोड़ने के लिए थैंक्स कहे। वैसे भी ये लोमड़ी अभी अपना ये लाल चेहरा ले जाकर अपनी माँ को ये सारी कहानी जरूर बताएगी, इसी बहाने इसे भी टाइम मिल जाएगा। काशवी ने जानवी के हैरानी से भरे चेहरे को देखते हुए कहा। काशवी ने अपने कदमों को अपने डैड के रूम की तरफ बढ़ा दिया। जानवी भी हैरानी से काशवी के पीछे चलने लगी। आखिर प्रिसेज काशवी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। लेकिन कुछ भी हो, आज अलीशा के गालों पर थप्पड़ के निशान देखकर मुझे बहुत मजा आया। अपने चेहरे की हैरानी और एग्जासिटमेंट के बीच जूझ रही जानवी ये सब खुद से बोले जा रही थी। सोम के कमरे में अर्थव अभी भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि तनवीर अगर किंग सोम से बात करेगा तो वो किसी भी कीमत पर काशवी और उसकी शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। प्रिंस अर्थव, मैं आपसे कह चुका हूँ, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। आपका अब काशवी से कोई लेना देना नहीं है, सोम ने अर्थव को एक लास्ट वार्निंग देते हुए कहा। तारानकन, आप अपनी लाइन क्रॉस मत करिए। महाराज, भूलिए मत कि आपको आपके मुंह से निकल रहे शब्दों का बाद में हिसाब भी देना पड़ सकता है, अर्थव ने सोम को वार्न करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा। हिसाब? और मैं? प्रिंस अर्थव, भूलिए मत, मैं अभी भी आपसे रिसोर्ट से बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पंचवटी राज्य और शिवालय के बीच एक समझौता हुआ था। लेकिन अगर तुमने मुझे इन्फ्रैंक किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम भी एक राजकुमार हो, सोम ने अपनी डेस्क टेबल की तरफ जाते हुए कहा। तारानकन, गार्ड्स गार्डिस्ट, यहाँ आओ और प्रिंस अर्थव को कैस्टल के बाहर का रास्ता दिखाओ। सोम ने गाइड्स को आवाज लगाई और उनसे सख्त आवाज में ये कहा। अपने राजा की बात सुनकर गार्ड्स ने अर्थव को रूम से बाहर निकालने के लिए जैसे ही उसकी बांजू पकड़ी, उस कमरे में किंग सोम से भी बोल्ड और सख्त आवाज गूंज उठी। अर्थव को छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे भूखे शेर के पिंजरे से बांध दूंगा। रूम में एंटर हो रहे तनवीर ने ये बात इतनी कोल्ड वॉइस में की थी कि सोम भी हैरानी से डरने लगा था। तो फिर मामूली से गार्ड्स की क्या मजाल जो अपने हाथों को दाव पर लगाए। कौन हो तुम और ऐसे कैस्टल ने कैसे एंटर हुए? आरती जी ने तनवीर को गुस्से से कहा। इसमें कोई शक नहीं था कि तनवीर का नाम ही किसी भी राज्य के राजा को डर से दहलाने के लिए काफी था। लेकिन तनवीर का चेहरा सबके लिए एक रहस्य ही था। सिर्फ तनवीर के जानी दुश्मन और कुछ खास लोग ही उसे उसके चेहरे से पहचाने थे। इसलिए आरती जी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कितने खतरनाक इंसान से इस समय इस तरीके से बात कर रही थी। 11 क्वीन आरती जी, शायद आपको अभी अंदाजा नहीं कि आप किससे बात कर रही है। अगर आपको उसका असली नाम पता चला तो डर से आप सभी की हालत खराब हो जाएगी, अर्थव ने अपनी नाक ऊंची करके आरती जी और सोम से कहा, और तनवीर की साइड आकर खड़ा हो गया। ये मेरा राज्य है और मैं यहाँ का किंग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है या कितना ताकतवर है। कुछ ही दिनों में ताकतवर से ताकतवर राजा या आदमी मेरे सपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की तरह हो जाएंगे, इसलिए तुम दोनों जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को जबरदस्ती बाहर फिकवा दूँ। सोम ने अपनी पत्नी आरती की तरफ से नजरें तनवीर पर मोड़कर ये सब बेहद अजीब तरीके से बोली, जैसे कुछ दिनों बाद सोम की किस्म पलटने वाली हो।
जरा मुझे भी बताओ कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कुछ दिनों में कि तुम अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहे हो। तनवीर ने सोम के पास जाकर उसे कोल्ड लुक के साथ पूछा। सोम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सपने खड़ा आदमी बिना डरे एक किंग को उसके ही किंगडम में और उसी के क्रिस्टल ने इस तरीके से बात करके डरा सकता था। सोम ने अपने घबराहट भरे भाव को छिपा किया और तनवीर को घूरते हुए बोला, मेरी औकात तो उस दिन देखना जब मेरी बेटी काशवी और शिवकोटी के किंग तनवीर की शादी कुछ दिनों बाद हो जाएगी। ये सुनकर अर्थवा और तनवीर दोनों ही शॉक हो गए। तनवीर ने तो सोम से कभी भी उसकी बेटी से शादी करने की बात कही ही नहीं, और ना ही तनवीर जानता है कि काशवी ही उसकी लिटिल डॉल है। तो फिर सोम ऐसा क्यों कह रहा था कि कुछ दिनों में शिव और काशवी की शादी होने वाली है? इसका जवाब सोम ही जानता था, लेकिन रूम के बाहर खड़ी काशवी जो काफी पहले वहां पहुंच चुकी थी, उसने रूम में सीरियस माहौल महसूस करके गेट के बाहर ही रुकना सही समझा। लेकिन अब काशवी अंदर हो रही सारी बातें सुन चुकी थी। अब वो और वहां खड़ी रहकर अपनी लाइफ का फैसला सोम को नहीं करना देना चाहती थी। इसलिए जैसे ही उसने रूम में आने के लिए अपने कदम बढ़ाए, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई जब उसने सामने तनवीर को खड़ा देखा। 24 काशवीज रेस्टलेसनेस। मेरे प्यारे और मासूम से रीडर्स, आई एम रियली सॉरी, कल इस स्टोरी का चैप्टर नहीं अपलोड कर पाए, हेल्थ थोड़ी डगमगा गई थी। आई होप आप लोग समझेंगे। काशवी अपने कदमों को गेट के सामने घबराहट और हैरानी से फ्रिज महसूस कर रही थी। काशवी की हालत इस समय डर से और घबराहट से इतनी खराब हो रही थी कि वो भूल चुकी थी कि अगर अर्थव या तनवीर में से किसी ने भी पीछे मुड़कर देखा तो काशवी उन्हें साफ साफ दिख जाएगी। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये मुझे ढूंढते हुए तो यहाँ नहीं आ गया? हे भगवान, मुझे इस आदमी को यहाँ देखकर इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस क्यों महसूस हो रही है? काशवी ने अपने मुंह में धीमी आवाज में ये बड़बड़ाया। काशवी को ऐसे हैरानी से अपनी आंखें पड़े रूम के अंधेर देखते हुए जानवी ने उसे धीमी आवाज में पूछा, प्रिंसेस क्या हुआ? आप कमरे में ऐसे क्यों देख रही है जैसे कोई राक्षस गुर्रा रहा हो अंदर? जानवी की बात सुनकर काशवी ने बिना देर किए जानवी का हाथ पकड़ा और सामने से अपने कदमों को पीछे की तरफ करते हुए दीवार से सट गई। शुश, तुम्हें नहीं पाता मैंने अंदर किसे देखता है? अभी तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि आज मेरे साथ क्रिस्टल के बाहर हुआ क्या है, इसलिए प्लीज कुछ देर चुप रहना, मैं नहीं चाहती वो मुझे यहाँ देखे। काशवी ने जानवी को चुप करवाते हुए हड़बड़ाहट में कहा और अपने कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। वहीं रूम के अंदर सोम के मुंह से काशवी की शादी तनवीर से होने की बात सुनकर अर्थव के चेहरे पर हैरानी और चालाकी भरी हंसी साफ साफ नजर आ रही थी। तनवीर सोम के सामने खड़ा है और वो उसे पहचान भी नहीं पा रहा, तो काशवी की शादी कौन से तनवीर से करने की बात कर रहा है? ये सोचकर अर्थव की हंसने की आवाज सोम के कानों में पड़ी। हाउ डरे यू लाफ एट मी, यू लिटिल ब्रैट, गेट आउट ऑफ माई साइट, सोम ने अर्थव को हंसते हुए देखकर गुस्से से कहा। अर्थव हंसते हुए बोला, आपके ऊपर नहीं हंस रहा, वो तो आपने जो जोक सुनाया है उसे सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आई एम डेम सॉरी फॉर दैट, बट आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि शिव कोटी का किंग तनवीर काशवी से शादी करेगा? अर्थव ने अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहा। सोम को अर्थव का ये बिहेवियर इरिटेट कर रहा था। गलतफहमी मुझे नहीं हुई, शिव कोटी के किंग तनवीर ने खुद मुझसे ये कहा है। शायद तुम्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही कि काशवी को भावी रानी बनने का मौका मिल रहा है। तनवीर से शादी करने के बाद सोम की बातें अब तनवीर को सोच में डाल चुकी थी। वो उसके सामने खड़ा था और आज पहली बार वो शिवालय के किंग सोम को देख रहा था। तो उसने सोम को ये सब कब कहा? इसका मतलब साफ है कि जरूर कोई बेरुपिया सोम को अपनी झूठी पहचान बताकर काशवी से शादी करना चाहता है। तारांकन, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आपने इतने सालों तक एक राजा होने का फर्ज कैसे निभाया होगा, जब आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। किसी ने आपसे कहा कि वो शिवकोटी का किंग तनवीर है और आपने मान लिया। माफ करना, लेकिन आज से आप मेरी नज़र में एक बेवकूफ़ इंसान साबित हो गए, महाराज सोम। अर्थव ने सोम को अजीब नज़रों से घूरते हुए कहा। तनवीर अभी सोम और अर्थव के बीच में कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आई एम नॉट अ चाइल्ड हु विल बिलीव एनीथिंग विदाउट इन्वेस्टिगेशन। मैंने सब जांच पड़ताल कर ली है और मुझे पूरा यकीन है कि वही शिवकोटी का किंग है। वैसे भी कुछ दिनों में काशवी की और उसकी मुलाकात होने वाली है, मेरी माँ के जन्मदिन पर, तो तुम दोनों खुद अपनी आंखों से देख लेना काशवी के होने वाले भावी पाती को। सोम ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कही और उस रूम से बाहर निकले के लिए अपने कदमों को गेट की तरफ बढ़ा दिया।
वही अर्थव ने सोम को तनवीर उसके सामने खड़ा है ये बताने के लिए अपना मुंह खोला तो तनवीर ने उसे इशारा करके चुप करवा दिया। सोम कमरे से बाहर निकल गया। ठीक उसके पीछे आरती जी भी बाहर आ गईं, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी गेट के पीछे खड़ी काशवी और जानवी को नहीं देखा। तूने मुझे रोका क्यों? सोम काशवी की शादी उस बेहरूपे से कर देगा, मुझे उसे सच बताने दे, अर्थव ने तनवीर को गुस्से से कहा। सोम ने कहा कि उसने सारी जांच पड़ताल की है, इसका मतलब कि वो जो कोई भी है बहुत सोच समझकर सोम को झांसे में फंसा रहा है। मुझे भी देखना है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो अपने आप को शिवकोटी का राजा बोल रहा है। तनवीर ने कोल्ड वॉइस में ये कहा। अर्थव कुछ बोल पाता कि उससे पहले तनवीर ने आगे कहा, काशवी की शादी तेरे साथ ही होगी, बस कुछ टाइम तक वेट कर। वैसे मैंने सोचा था 2 दिन में ये शिवालय मेरे अधीन हो जाएगा, लेकिन अब लगाता है उस बहरीपे से मिलने तक मुझे रुकना पड़ेगा। तनवीर ने इतना बोला ही था कि उसके कानों में बाहर से जानी पहचानी आवाज आई। तनवीर जैसे ही गेट के पास गया, उसे वहां कोई नहीं दिखा, सिर्फ एक अलग और जानी पहचानी सी महक उसकी नाक में गई। ये महक तो मेरी लिटिल डॉल की है, लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकती है? जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। लगाता है मुझे मेरी लिटिल डॉल की याद आ रही है। तनवीर उस महक को महसूस करते हुए काशवी के साथ हुई किस को याद करने लगा। अर्थव मेरा कोई बड़ी बेसब्री से वेट कर रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा, मैं चलता हूँ। तनवीर ने अर्थव को इतना बोलकर अपने कदमों को केस्टेल से बाहर की तरफ ले गए। अर्थव भी कुछ देर बाद वहां से जाने लगा, तभी उसके कानों में कोसी की आवाज आई तो वो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया। मॉम देखिए, मेरा ये हाल इसी मनहूस ने किया है, मेरा पूरा थोपड़ा बिगाड़ दिया इसने, और इसने मुझे और अब को चालाक लोमड़ी भी कहा। कॉरिडोर में खड़ी अलीशा अपनी मां मोहिनी को मगरमच्छ के आंसू बहाकर काशवी की शिकायत लगा रही थी। मोहिनी अपने सामने खड़ी काशवी को हैरानी और गुस्से से घूर रही थी। जानवी मोहिनी के इस गुस्से भरेन लुक को देखकर काशवी के कान में कहती है, प्रिंसेस मेरी बात मानिए तो क्वीन मोहिनी से बहस में मत पड़िए। अगर इन्होंने किंग सोम के सामने अप की झूठी शिकायत लगा दी तो अप को पनिशमेंट देने में किंग बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। हर बार की तरह वो अलीशा और मोहिनी की बात पर ही यकीन करेंगे। क्वीन आरती भी आपको पनिशमेंट से नहीं बचा पाएगी। जानवी की बात सुनकर काशवी के चेहरे पर स्माइल आ गई, जो कि किसी डेविल से कम नहीं थी। मोहिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि अलीशा की हालत काशवी ने खराब की थी, वो भी उसका पूरा हुलिया ही बेहाल कर दिया था। लेकिन अलीशा की ऐसी हालत देखकर मोहिनी ने काशवी की डेविल स्माइल देखी, जिसे देखकर उसे भी अंदाजा हो गया कि अलीशा कहीं ना कहीं डच बोल रही है। मनहूस कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? रुक, मैं भी तेरा अभी वही हसर करती हूँ जो तुमने अलीशा का किया। उसके बाद तेरी शिकायत महाराज के सामने करूंगी, वो तुझे जरूर 1 महीने के लिए कैद में डाल देंगे। भूखे पैसे वही तड़पती रहेंगी, तब तुझे अपनी औकात समझ आ जाएगी। मोहिनी ने काशवी की तरफ गुस्से से तमतमाते हुए अपने कदम बढ़ते हुए कहा, और काशवी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ हवा में ऊपर की तरफ उठा लिया। काशवी ने मोहिनी की उम्र की परवाह न करते हुए उसका हाथ आवाज में ही जोर से पकड़ लिया और उसे जोर से मोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, अगर शिकायत होनी ही तो झूठी क्यों, सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारी बेटी का हाल तो बेहाल कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न, आर यू रेडी? मैं भी देखती हूँ इस बार शिवालय के किंग किसकी बात पर यकीन करते हैं, अपनी दूसरी रानी मोहिनी और उसकी लोमड़ी बेटी पर या मेरी 25 द हैंडसम मैन। काशवी की मजबूत पकड़ मोहिनी की कलाई पर कसी हुई थी। वहां खड़ी जानवी से लेकर अलीशा की दोनों चमचिया तक हैरानी से आंखें बड़ी करके काशवी को देख रही थी। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि काशवी अगले ही पल क्या कर दे। काशवी ने अपनी बोहे उचकाए और मोहिनी के कान के पास अपने होठों को ले गई। लेट मी टीच यू ए लेसन विच यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इवन इफ यू वांट टू। काशवी की कोल्ड आवाज में मोहिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके होंठ पैर लड़खड़ाने लगे। इससे पहले कि काशवी अलीशा की तरह उसकी मां मोहिनी का भी हाल बेहाल कर दे, मुझे लगाता है कि हम दोनों को यहाँ से खिसक जाना चाहिए। अलीशा की दोनों चमचियों ने घिरे घिरे वहां से खिसकने का प्लान बना किया, लेकिन जल्द ही उनके कदम वहीं जम गए जब मोहिनी के गाल पर करारे थप्पड़ की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। 2 थप्पड़ मारने के बाद काशवी ने मोहिनी को अलीशा की तरफ धक्का दे दिया और खुद जमीन पर बैठकर रोने लगी। छोटी माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे मारा। देखिए, मेरे पैर में भी मोच आ गई। क्या सिर्फ आप अलीशा को अपनी बेटी मानती है, मुझे नहीं? काशवी ये बोलते हुए रोने का नाटक करते हुए आगे बोली।
You always make me feel that I am a useless. What is my fault in this if I am not attractive enough like Alisha? छोटी माँ बताए ना अलीशा की गलती होने के बाद भी आपने मुझे क्यों मारा? काशवी ने इस समय अपने आप को बिल्कुल बेचनी की तरह बाना लिया था, जिस पर उसकी सितेली माँ हाथ उठा रही थी। कोई भी ये सब देखता तो यही कहता कि काशवी के आंसू की वजह मोहिनी है। मोहिनी और अलीशा इस समय सुन खड़ी थी, अपने दोनों गालों पर हाथ रखे, और काशवी की इस नोटकी को देखकर हैरान भी हो रही थी। अब ये इस मनहूस का कौन सा नया नाटक है? थप्पड़ इनसे मुझे मारे है और देखा ऐसे रही है जैसे। मोहिनी गुस्से और हैरानी से ये सोच ही रही थी कि अलीशा ने मोहिनी से कहा, माँ, मुझे इस काशवी का ये ड्रामा कुछ सही नहीं लग रहा, जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वी शुड गेट आउट ऑफ हियर बिफोर समथिंग गोज रॉन्ग। मोहिनी को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काशवी अचानक से ये ड्रामा क्यों करने लगी थी, लेकिन उसके दोनों गाल अभी भी काशवी के थप्पड़ से झाड़ न रहे थे, जो बिना काशवी को सबक सिखाए शांत नहीं होने वाले थे। अलीशा, आई एम नॉट लीविंग हियर अंटिल आई स्लैप दिस रेचेड काशवी ट्वाइस। मोहिनी ने अलीशा को गुस्से से कहा, और गुस्से से तमतमाते हुए काशवी को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। काशवी ने मोहिनी को अपनी तरफ थप्पड़ मारने के लिए आता देख लिया था, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे उसे पता हो कि मोहिनी उसे मार नहीं पाएगी। लेकिन जाह्नवी को तो ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों में क्यूटी को ले हैरनी से वहीं खड़ी थी। एक मेड होने के नाते वो मोहिनी के सामने आकर काशवी को बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मोहिनी जैसे ही झुककर काशवी के गाल पर तमाचा मारने वाली थी, वैसे ही उसका हाथ हवा में किसी ने रोक लिया और उसे झटकते हुए गुस्से से बोला, क्वीन मोहिनी जी, आप काशवी को थप्पड़ मारने की सोच भी कैसे सकती हैं? भूलिए मत, वो मेरी होने वाली रानी है। ये कोई और नहीं अर्थवा था, जो आवाजें सुनकर इस तरफ आ गया था। काशवी को पहले ही एहसास हो गया था कि कोई वहां आ रहा है। उसे पैरों की आवाज से उसके डैड सोम लग रहे थे, लेकिन उसकी सोच से उल्टा ये तो अर्थव निकला। मोहिनी के चेहरे पर अर्थव को वहां देखकर घबराहट भरेन भाव छा गए और वो हल्का सा कपकाने लगी। प्रिंस अर्थव, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये देखो, काशवी ने मेरा और अलीशा का क्या हाल कर दिया, और अब ये मासूम बनने का नाटक कर रही है। मोहिनी ने अपना लाल गाल अर्थव को दिखाया। तारांकन, मुझे आपकी ये बकवास नहीं सुननी। मैंने अभी अभी काशवी के मुंह से सुना है कि आपने उसे थप्पड़ मारा। अर्थव ने मोहिनी से अपनी नजरें घुमा ली और पीछे मुड़कर बड़े स्टॉल से अपने ऑरेंज गाउन पर अपना हाथ मारते हुए फ्लो से उठ रही काशवी को देखने लग। आज पहली बार अर्थव ने काशवी को प्रोटेक्ट किया था, वरना हर बार वो काशवी को बुली करने वालों का साथ देता था। अर्थव की आंखें काशवी को देखकर पलके झपकाना तक भूल चुकी थी। आज काशवी का अट्रैक्शन अर्थव पर भी काम कर रहा था। काशवी के घुले बाल और उसकी चबी बॉडी पहले से बहुत चेंज हो गई थी। ऊपर से उसकी आंखों में अब एक कॉन्फिडेंस था, और इन सब से बढ़कर काशवी की चालाकी भरी स्माइल अर्थव को उसकी तरफ खींच रही थी। अलीशा वहीं खड़ी अर्थव को काशवी को ऐसे घूरते देखकर जरूरत से ज्यादा हैरान थी। सारा ड्रामा वेस्ट हो गया, बिना मतलब के मैंने अपने इतने कीमती आंसू बहा दिए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सारा मूड स्पॉइल कर दिया, काशवी ने अपने आंसू पूछते हुए बड़े ही घमंड से कहा। काशवी ने अर्थव को अपने ऊपर घूरते देखा तो उसने बड़े ही सब्र के साथ उसकी आंखों के सामने चुटकी बचाकर उसे बोली, ऐसे बंदर की शकल लेकर मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो? काशवी की बात सुनकर अर्थव अपने सेंस में वापस आया और उसका ध्यान पहले वाली बात पर गया। ड्रामा? लेकिन क्यों? अर्थव ने काशवी को हैरानी से पूछा। काशवी ने अर्थव के सवाल को इग्नोर कर दिया और जाह्नवी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही जाह्नवी के चेहरे पर हैरानी आ गई, लेकिन वो काशवी की बात मानते हुए वहां से चली गई, लेकिन क्यूटी को वहीं छोड़ गई। तारांकन, प्रिंस अर्थव, देखा आपने, ये सब इसका ड्रामा था, आपका अटेंशन पाने का। अलीशा ने अर्थव के पास आकर बेहद क्यूट बनने हुई कहा, लेकिन शायद वो भूल चुकी थी कि काशवी के थप्पड़ से उसके चेहरे का हुलिया बेहद बिगड़ा हुआ था। जैसे ही अर्थव की नज़र अलीशा के चेहरे पर पड़ी, उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर मोहिनी और अलीशा को समझ आ गया कि अर्थव अलीशा के चेहरे का बिगड़ा हुआ नक्शा देखकर ही हंस रहा है। प्रिंस अर्थव ऐसे अपनी होने वाली पत्नी के ऊपर हंसते नहीं। मोहिनी ने प्रिंस अर्थव को ये बोलते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मोहिनी की बात सुनकर अर्थव की हंसी एकदम से रुक गई और उसकी आवाज में एक कोल्डनेस भर गई। आपसे किसने कह दिया कि अलीशा मेरी होने वाली वाइफ है? मुझे इस जैसी चालाक लोमड़ी से सख्त नफरत है।
वहीं दूसरी तरफ जानवी काशवी के रूम से कुछ लेकर तेजी से उसी कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। कहाँ काशवी और अलीशा थी, लेकिन हड़बड़ाहट में शायद वो इधर उधर देखे बिना ही चल रही थी कि उसकी टक्कर एक हटे कट्टे आदमी से हो गई। टक्कर होने की वजह से जानवी अपने आप को संभाल नहीं पाए और जैसे ही वो नीचे गिरने वाली थी, उस आदमी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। किसी राजा की तरह चेहरे पर तेज और आंखों में एक तलाश, ब्रॉड चेस्ट और स्ट्रॉन्ग सेंट, जानवी ने अपने आप को उस आदमी की आंखों में डूबता पाया। जानवी के शरीर में इस समय जैसे 1000 बिजली का करंट दौड़ने लगा था। उस आदमी को देखने के बाद, ये कोई मैदान नहीं जहां आप बिना लगाम के घोड़े की तरह दौड़ी जा रही है। उस आदमी को कोल्ड आवाज सुनकर जानवी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। तारांकन, मेरे सभी प्यारे और क्यूट रीडर्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मैं कैसे आपके लिए इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। और हाँ, जानवी की टक्कर किससे हुई ये जरूर बताइएगा।